जय हिंद। देश और दुनिया भर में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। आज डिफेंस डायनेमिक्स में हम बात करेंगे चीन की PL-15 मिसाइल के एयर कॉम्बैट ज्योमेट्री के बदलने के बाद भारत के पास क्या विकल्प हैं, कैसे भारत की K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल साउथ एशिया में डेटरेंस को रीशेप कर रही है, स्वॉर्म ब्रेन क्या होते हैं और अगली पीढ़ी के वॉर के लिए भारत कैसे इसे बिल्ड कर रहा है। और जब डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपना 68वां स्थापना दिवस मना रहा है तो माई टेक के द्वारा हम विस्तार से समझेंगे कि DRDO चीफ ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हाल ही में क्या कहा। लेकिन उससे पहले एक नज़र प्रमुख ग्लोबल डिफेंस हेडलाइंस पर। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC ने लगभग 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इनमें प्रमुख रूप से T-90 मेन बैटल टैंक्स की ओवरऑल और Mi-17 हेलीकॉप्टर्स की मिड लाइफ अपग्रेड से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR-120 का पहला सफल उड़ान परीक्षण उड़ीसा के बालासोर जिले के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया। इस परीक्षण में रॉकेट को उसकी अधिकतम 120 किलोमीटर की रेंज के लिए परखा गया। एयर टू एयर कॉम्बैट के क्षेत्र में लगभग 3 दशकों तक रूस की R-77 मिसाइल ने कई एयरफोर्सेस को बियॉन्ड विजुअल रेंज में बढ़त दिलाई। लेकिन अब एक नया खिलाड़ी चीन की PL-15 मिसाइल और उसका एक्सपोर्ट वर्जन PL-15E रेडार्स पर दिखने वाले डॉट्स की पूरी ज्योमेट्री बदल रहा है। तो सवाल यह है कि साउथ एशिया में एयर कॉम्बैट टैक्टिक्स को PL-15 ने कैसे बदल दिया है। PL-15E जैसे लंबी दूरी के मिसाइल्स हमलावर को R-77 जैसे पुराने मिसाइल्स की डिफेंसिव एनवलप से बाहर रहते हुए टारगेट हासिल करने की अनुमति देते हैं, जिससे युद्ध की स्थिति में पूरा खेल बदल जाता है, जहां नए टैक्टिक्स, एडवांस सीकर्स और तेज डेटा लिंक्स की आवश्यकता होती है। करीब 3 दशकों तक रूस की R-77 मिसाइल ने एशिया के बड़े हिस्से में बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर कॉम्बैट का इक्वेशन तय किया। 1990 की शुरुआती वर्षों में सर्विस में आने के साथ ही इसने एक जनरेशनल लीप दिया। एक्टिव रेडार सीकर, हाई ऑफ बोर साइट कैपेबिलिटी और मिड कोर्स अपडेट्स, जिससे फाइटर एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च करने के बाद मनूवर कर सकता था। टारगेट पर लगातार लॉक ऑन बनाए रखने की जरूरत नहीं रहती थी। समय के साथ R-77 के अपग्रेडेड वेरिएंट्स आए, रेंज बढ़ी, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के खिलाफ रेजिस्टेंस बेहतर हुआ, लेकिन मिसाइल का मूल आर्किटेक्चर शीत युद्ध की डिजाइन फिलॉसफी में ही जमा रहा। सॉलिड रॉकेट प्रोपल्शन, लिमिटेड एंड गेम एनर्जी और लॉन्च कंडीशंस पर भारी डिपेंडेंस रही। इसके मुकाबले चीन की PL-15 और अब उसका एक्सपोर्ट वर्जन PL-15E सिर्फ इंक्रीमेंटल अपग्रेड नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चरल डिसरप्शन है। PL-15 में मॉडर्न एसा सीकर, 2-वे डेटा लिंकिंग और कहीं ज्यादा लंबी काइनामैटिक रीच है। सरल शब्दों में कहें तो पायलट अब पहले फायर कर सकता है, ज्यादा दूरी से कर सकता है और उसे भरोसा रहता है कि टर्मिनल फेज में भी मिसाइल के पास ऊर्जा बची रहेगी। पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए ये बदलाव बेहद अहम है। PL-15E से लेस एयरक्राफ्ट इंडियन फाइटर्स को उस दूरी से थ्रेटन कर सकते हैं जहां तक लेगेसी मिसाइल्स अभी पहुंच ही नहीं पाते। इससे रिएक्शन टाइम कम होता है, डिफेंसिव मैनूवर्स पहले करने पड़ते हैं और एंगेजमेंट जियोमेट्री फर्स्ट शूटर के पास में झुक जाती है, खासकर तब जब एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और नेटवर्क सेंसर्स का सपोर्ट हो। एयर कॉम्बैट में रेंज सिर्फ किलोमीटर्स का खेल नहीं,
ये इनिशिएटिव का खेल है और PL-15E के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने पहली बार उस इनिशिएटिव को ऐसे डिस्टेंसेस पर कॉन्टेक्स्ट करने की क्षमता हासिल कर ली जो पहले अनकंटेस्टेड मानी जाती थी। तो PL-15E ने एयर कॉम्बैट की ज्योमेट्री बदल दी है, एंगेजमेंट रेंजेस को बाहर की ओर पुश कर दिया है और फर्स्ट शूटर को रिवॉर्ड किया है। लेकिन सवाल यह है कि जब तक इंडिजिनस सॉल्यूशन मैच्योर नहीं हो जाते, भारत इसका जवाब अभी कैसे दे? तुरंत जवाब है एक ऐसी मिसाइल जो सिर्फ रेंज का पीछा नहीं करती बल्कि एनर्जी को प्रिजर्व भी करती है। इस बदले समीकरण में आती है मीटियोर। PL-15 चैलेंज का भारत का इमीडिएट रिस्पांस रफाल फाइटर पर इंटीग्रेटेड मीटियोर मिसाइल हो सकता है। हालांकि इस फैसले पर अभी भारत की हाईएस्ट डिफेंस लीडरशिप के स्तर पर निर्णय बाकी है। कन्वेंशनल रॉकेट पावर्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल से अलग मीटियोर रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिससे मिसाइल एंगेजमेंट के आखिरी फेज तक हाई स्पीड बनाए रखी जा सकती है और बूस्ट फेज के बाद एनर्जी यानी उसकी ऊर्जा कम नहीं होती। यही वजह है कि मीटियोर मिसाइल का नो एस्केप जोन दुनिया में सबसे बड़ा है। ये वो दूरी है जिसके भीतर टारगेट ना तो मिसाइल से भाग सकता है, ना ही मनूवर करके बच सकता है। PL-15 जैसी लॉन्ग रेंज थ्रेट्स के खिलाफ एंड गेम एनर्जी निर्णायक होगी। भले ही मीटियोर बाद में लॉन्च हो, लेकिन जहां दूरी मिसाइल डिके करने लगती है, वहीं मीटियोर अपनी लिथैलिटी को बनाए रखती है। ऑपरेशनल तौर पर यह रफाल स्क्वाड्रंस के लिए बैलेंस और कई सिनेरियोज में सुपीरियरिटी रिस्टोर करता है। मीटियोर दुश्मन को भारत के एंगेजमेंट एनवेलप्स का सम्मान करने पर मजबूर करेगा। ये दुश्मन की टैक्टिक्स को कॉम्प्लिकेट करेगा और कैजुअल लॉन्ग रेंज लॉन्चेस को डिस्करेज भी करेगा तथा एग्रेसिव फर्स्ट शूट की कीमत भी काफी बढ़ा देगा। लेकिन मीटियोर कोई यूनिवर्सल सॉल्यूशन नहीं है। उसकी ताकत है, उसकी सीमा भी है। यह लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स को ही इक्विप कर सकता है। यह इंपोर्टेड सप्लाई चेन्स पर निर्भर है और पूरी फाइटर फ्लीट में तेजी से स्केल नहीं किया जा सकता। भविष्य के बैटल स्पेस में जहां पाकिस्तान बड़ी संख्या में PL-15E डिप्लॉय करेगा और चीन और भी लंबे रेंज के हथियार जैसे PL-17 डिप्लॉय करेगा। मीटियोर एक ढाल की तरह काम करता है, तलवार की तरह नहीं। स्ट्रेटेजिक टर्म्स में मीटियोर भारत को समय देता है डेटरेंस के लिए, स्टेबलाइजेशन के लिए और उससे भी जरूरी कुछ बड़ा, कुछ स्वदेशी बनाने के लिए। मीटियोर मिसाइल हमारे भारतीय वायुसेना को एक मजबूत और तत्काल डिटरेंट देता है, लेकिन यह फ्लीट के केवल एक छोटे हिस्से को ही लैस करता है और एक्सटर्नल सप्लाई चेन्स पर भी निर्भर करता है। असली चुनौती कैपेबिलिटी को स्केल करने की है और यही भारत का एक इंडिजीनियस सॉल्यूशन सामने आता है। एक ऐसा मिसाइल जो न केवल लॉन्ग रेंज थ्रेट से मुकाबला कर सके बल्कि बड़ी संख्या में प्रोड्यूस, डिप्लॉय और सस्टेन भी किया जा सके। भारत का असल भविष्य का जवाब आयात से बराबरी खोजने में नहीं बल्कि उसे इंडस्ट्रियलाइज करने में है। अस्त्रा मार्क 3 इसी बदलाव का प्रतीक है। एक नेक्स्ट जनरेशन इंडिजिनस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल जिसे शुरू से ही PL-15 और PL-17 जैसे लंबी दूरी की चुनौतियों को काउंटर करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। अस्त्रा मार्क 3 में एक्सटेंडेड रीच, एडवांस सीकर्स, इंप्रूव्ड गाइडेंस और इंडियन सेंसर्स, डेटा लिंक्स और कमांड नेटवर्क के साथ फुल इंटीग्रेशन होगा। सबसे अहम बात, इसे प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक बनाया जा रहा है, यानी Su-30, तेजस, फ्यूचर फाइटर और अनमैन्ड कॉम्बैट सिस्टम सब पर डिप्लॉय किया जा सकेगा। ये कैपेबिलिटी को एलीट से मास में बदल देता है। अब सिर्फ कुछ फाइटर्स लॉन्ग रेंज डोमिनेंस नहीं रखेंगे बल्कि पूरी इंडियन एयरफोर्स फ्लीट में डेटरेंस डिस्ट्रीब्यूट होगी। इससे स्टॉक पाइल डेप्थ मिलेगी, सप्लाई सिक्योरिटी बनेगी और जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन से आज़ादी। चीन पाकिस्तान के कंबाइंड मिसाइल इकोसिस्टम के खिलाफ
जहां नंबर्स, नेटवर्किंग और लेयर्ड सैल्वोज फ्यूचर एयर बैटल को डिफाइन करेंगे, अस्त्रा मार्क 3 सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये काइनेटिक फॉर्म में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। अगर मिट्योर आज लाइन होल्ड करने वाली ढाल है, तो अस्त्रा मार्क 3 कल की एयर कॉम्बैट डॉक्ट्रिन को निर्धारित करने वाली तलवार है। तो रफाल का मिट्योर एक टाइमली फिक्स है, लेकिन पूरा जवाब नहीं। अस्त्रा मार्क 3 ही भारत का स्ट्रेटेजिक रास्ता है, पैरिटी और स्केल दोनों के लिए। अब नज़र इंटीग्रेशन और प्रोडक्शन टाइमलाइंस पर रहेंगी, क्योंकि वही तय करेंगी कि बैलेंस वापस भारत के पक्ष में झुकेगा या स्काइज कंटेस्टेड रहेंगे। भारत ने कई मिसाइल्स का टेस्ट किया है, लेकिन बहुत कम सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रेटेजी को मूल रूप से ही बदल देते हैं। आज हम समझेंगे कि K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल साउथ एशिया में डिफेंस को कैसे रीशेप कर रही है, पाकिस्तान को यह क्यों असहज करता है और हिंद महासागर में चीन की नेवल एम्बिशंस को कैसे शांति से कॉम्प्लिकेट कर देता है। K4 सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं है, ये भारत के क्रेडिबल सी बेस्ड न्यूक्लियर डिफेंस की रीढ़ है। भारत में निर्मित K4 एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज लगभग 3,500 किलोमीटर की है और इसे खास तौर पर भारत के न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल की असली ताकत सिर्फ रीच नहीं, बल्कि स्टेल्थ, सर्वाइवेबिलिटी और अशोर्ड रिटेलिएशन है। लैंड बेस्ड मिसाइल सैटेलाइट से ट्रैक किए जा सकते हैं, एयरक्राफ्ट इंटरसेप्ट किए जा सकते हैं, लेकिन समुद्र की गहराइयों में छुपी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन लगभग इम्पॉसिबल टारगेट होती है। K4 इंडिया को यह क्षमता देता है कि वह अंडर वाटर लॉन्च कर सके, बिना सरफेस आए, बिना वार्निंग दिए। यानी वर्स्ट के सिनेरियो में भी भारत के पास जवाब देने की क्षमता बनी रहती है। यही वो क्षण है जब इंडिया डिफेंस बाय डिक्लेरेशन से डिफेंस बाय कैपेबिलिटी की ओर बढ़ता है, और शांत बदलाव लेकिन पूरी तरह डिसाइसिव। सी बेस डिटरेंट न्यूक्लियर ट्रायड का सबसे सर्वाइवेबल हिस्सा है, जहां एक बार को थल सेना और वायु सेना के एयर बेसिस को टारगेट किया जा सकता है, मगर समुद्र में मौजूद सबमरीन को न्यूट्रलाइज करना लगभग असंभव है। K4 यह सुनिश्चित करता है कि भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी सिर्फ थियोरेटिकल ना रहे, बल्कि पूरी तरह ऑपरेशनल हो। पाकिस्तान के लिए समुद्र की गहराइयों से K4 एक परेशान करने वाला डेवलपमेंट है, क्योंकि यह दशकों से बनी स्ट्रेटेजिक अजम्पशन को तोड़ देता है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, अर्ली यूज ऑप्शन, शॉर्ट रेंज सिस्टम इस विश्वास पर टिकी रही है कि एस्केलेशन कंट्रोल भारत को मैसिव रिटेलिएशन से रोकेगा। K4 के साथ यह लॉजिक कमजोर हो जाता है। अब भारतीय सबमरीन्स को पाकिस्तान के कोस्टलाइन के पास आने की आवश्यकता नहीं। बे ऑफ बंगाल के सिक्योर पेट्रोल जोन से ही K4 से लैस सबमरीन्स पाकिस्तान के हर बड़े शहर, मिलिट्री बेस और कमांड नोड को खतरे में डाल सकती है। इससे पाकिस्तान की ट्रैक करने, प्रीएम्प्ट करने या क्राइसिस के दौरान डोमिनेंस सिग्नल करने की क्षमता खत्म हो जाती है। कोई विजिबल लॉन्चर नहीं, रडार पर कोई एयरक्राफ्ट नहीं, एस्केलेशन लैडर चढ़ने का कोई साफ रास्ता नहीं। ये अनसर्टेनिटी खुद डिफेंस बना जाती है। K4 पाकिस्तान की निर्णय लेने की क्षमता को कैसे कमजोर कर देता है। क्राइसिस के दौरान पाकिस्तान ये तय नहीं कर पाएगा कि भारत की रिटेलिएटरी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी कहां है और किस तरीके से भारत रिस्पॉन्स करेगा। ये अनसर्टेनिटी न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप की क्रेडिबिलिटी को कमजोर करती है और फर्स्ट यूज के इंसेंटिव को घटाती है। चाइना का नाम सीधे सीधे नहीं लिया जाता, लेकिन वह यह सब देख रहा है K4 का असली महत्व
इस बात में है कि यह भारत को इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक डिफेंस फ्रेमवर्क में पूरी तरह इंटीग्रेट करता है। ऑपरेशनल SSBN पेट्रोल्स के साथ भारत अब सिर्फ कॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर पावर नहीं रहा, वह एक मैरीटाइम न्यूक्लियर पावर बन चुका है। चीन के लिए यह इंडियन ओशन में नेवल डोमिनेंस को कॉम्प्लिकेट करता है। रीजन में प्रवेश करने वाली चाइनीज सबमरीन्स को अब एक ऐसा इंडियन अंडर वाटर डेटरेंट का सामना करना पड़ता है जो परसिस्टेंट है, कंसील्ड है और लीथल है। सबसे अहम बात, K4 कल्मिनेशन नहीं, ट्रेजेक्ट्री है। ये सिग्नल देता है कि भारत आगे चलकर लॉन्ग रेंज SLBMs फील्ड करने का इरादा रखता है, जो भारतीय बेस्टन्स छोड़े बिना चाइनीज स्ट्रेटेजिक एसेट्स को रिस्क में डाल सके। इससे बीजिंग को एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ओशन सर्वेलेंस और मिसाइल डिफेंस में ज्यादा रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और वो भी मल्टीपल थिएटर्स में। चाइना की चिंता आज की मिसाइल रेंज को लेकर नहीं है, बल्कि कल की स्ट्रैटेजिक डिटरेंट को लेकर है। भारत की सी बेस्ड डिटरेंट इंडो पैसिफिक में एक नई न्यूक्लियर समीकरण पेश करती है, जिससे चाइना को अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में भारत को शामिल करना पड़ता है। K4 वह क्षण है जब भारत का न्यूक्लियर ट्रायड सिर्फ कागज पर कंप्लीट नहीं, बल्कि ऑपरेशनली क्रेडिबल बनता है। लैंड बेस्ड मिसाइल्स रीच देते हैं, एयर डिलीवर्ड वेपन्स फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, लेकिन सी बेस्ड लेग हर परिस्थिति में रिटेलिएशन की गारंटी देता है। सबसे अहम बात यह कि इंडिया की नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन को और मजबूत करता है K4। जिस देश को अपने सेकंड स्ट्राइक पर भरोसा हो, उसे पोस्चर करने, धमकी देने या प्रीमेच्योर एस्केलेट करने की जरूरत नहीं होती। कोई रिटॉरिक नहीं, कोई टेलीविजन सिग्नलिंग नहीं, बस साइलेंट पेट्रोल्स, डीप वाटर्स और अशोर्ड डेटरेंस। यही तरीका है जिससे मैच्योर न्यूक्लियर पावर्स ऑपरेट करती हैं, शांत, मेथोडिकल, बिना ड्रामा। K4 युद्ध को ज्यादा संभावित नहीं बनाता, यह मिसकैलकुलेशन को कम करता है। रिटेलिएशन की गारंटी देकर यह न्यूक्लियर एडवेंचरिज्म का रास्ता बंद कर देता है, और डेटरेंस का असली मकसद यही है। K4 मिसाइल ज्यादा शोर नहीं करती, धमकी नहीं देती, बस ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी एडवर्सरी भारत के रिस्ट्रेंट पर कभी गैम्बल ना करे। भारत के प्राइवेट डिफेंस सेक्टर ने नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया है। लार्सन एंड टुब्रो की प्रिसीजन इंजीनियरिंग आर्म ने चाणक्य को अनवेल किया है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड यूएवी स्वॉर्म ऑटोनॉमी फ्रेमवर्क है। ये किसी एक ड्रोन की कहानी नहीं है, ये दर्जनों बल्कि सैकड़ों यूएवीज की कहानी है, जो साथ सोचते हैं, साथ अडेप्ट करते हैं और साथ फाइट करते हैं। आज डिफेंस डायनेमिक्स में हम समझेंगे कि चाणक्य वास्तव में क्या है, और ये LOC से लेकर LAC तक भारत के बॉर्डर्स पर फिजिकली कैसे मैनिफेस्ट होगा। चाणक्य कोई ड्रोन नहीं है, ये एक डिजिटल ब्रेन है, एक ऑटोनॉमी फ्रेमवर्क जो मल्टीपल UAVs को एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग स्वॉर्म की तरह ऑपरेट करने देता है। ट्रेडिशनल ड्रोन ऑपरेशंस में हर UAV ग्राउंड कंट्रोलर या सैटेलाइट लिंक पर डिपेंडेंट नहीं होता। चाणक्य इस मॉडल को तोड़ देता है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिसीजन मेकिंग इनेबल करता है, हर ड्रोन डेटा शेयर करता है, थ्रेट्स को लोकली प्रोसेस करता है और रियल टाइम में अपना बिहेवियर अडेप्ट करता है। अगर स्वॉर्म का कोई ड्रोन जैम हो जाए, शूट डाउन हो जाए, नेटवर्क से कट ऑफ हो जाए, तो स्वॉर्म तुरंत खुद को रिकॉन्फ़िगर कर लेता है। कोई सेंट्रल फेलियर पॉइंट नहीं, कोई सिंगल कमांड नोड नहीं जिसे टारगेट किया जा सके। ये रिमोट कंट्रोल प्लेटफॉर्म से ऑटोनोमस कॉम्बैट सिस्टम्स की ओर शिफ्ट है। डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमी का मतलब है कि अब आप किसी प्लेटफॉर्म से नहीं, पूरे सिस्टम से लड़ रहे हैं। डिस्ट्रॉय करने के लिए कई ड्रोन हेडक्वार्टर्स नहीं है, इंटेलिजेंस पूरे स्वॉर्म्स में फैली है।
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट में ये सिस्टम को कहीं ज़्यादा रिजिलियंट बनाता है। और सवाल यह है कि रियल टर्म में इसका क्या मतलब है। रियल टर्म्स में चाणक्य यूएवी को थिंकिंग बैटलफील्ड एजेंट्स में बदल देता है। एक स्वॉर्म को यह टास्क दिया जा सकता है, जैसे टेरेन स्कैन करना, टारगेट्स को आइडेंटिफाई करना, दुश्मन के मूवमेंट को ट्रैक करना, और कई सारे रोल्स भी असाइन किए जा सकते हैं, जैसे स्काउटिंग, जैमिंग, डिकॉय और स्ट्राइकर, तथा मिशन एग्जीक्यूट करना, वो भी बिना ह्यूमन इंस्ट्रक्शन के इंतजार के। इससे सेंसर टू शूटर लूप मिनट्स से घटकर सेकंड्स में आ जाता है। हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में स्पीड ही सर्वाइवल होती है। चाणक्य एयरफ्रेम्स की नहीं, डिसीजन सुपीरियरिटी की बात करता है। यही है किल चेन रेवोल्यूशन। जब ड्रोन स्वॉर्म्स इंफॉर्मेशन को लोकली प्रोसेस करते हैं तो कमांडर्स को माइक्रो मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती। वे केवल इंटेंट जारी करते हैं और स्वॉर्म एग्जीक्यूशन खुद तय करता है। यह स्पीड एडवांटेज एंगेजमेंट को तब तय कर सकता है जब दुश्मन प्रतिक्रिया भी ना दे पाता। लाइन ऑफ कंट्रोल पर चाणक्य परसिस्टेंट स्वॉर्म पेट्रोल इनेबल करता है। दर्जनों लो कॉस्ट ड्रोन्स इन्फिल्ट्रेशन रूट पर नजर रखते हैं, लॉन्च पैड्स आइडेंटिफाई करते हैं और हॉस्टाइल मूवमेंट को रियल टाइम में ट्रैक भी करते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जहां टेरेन विशाल है और रिएक्शन विंडोज बेहद छोटी हैं, ड्रोन स्वॉर्म्स वैलीज, पासेस और ट्रूप बिल्डअप मॉनिटर कर सकते हैं, बिना पायलट या बिना सैनिक को जोखिम में डाले। अगर कॉन्सेंट्रेशन एस्केलेट होती है तो कुछ ड्रोन्स एनिमी रडार जैम करते हैं, कुछ डिकॉय बनते हैं और स्ट्राइकर यूएवीज हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट करते हैं। अगर कुछ ड्रोन्स की क्षति हो जाए तो स्वॉर्म डायनेमिकली अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। यही है डोमिनेंस विदाउट ऑक्यूपेशन। चीन की ताकत नंबर्स में है। स्वॉर्म ऑटोनॉमी भारत को इंटेलिजेंस, अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस के जरिए इस एडवांटेज को ऑफसेट करने देती है। आपको प्लेटफॉर्म्स में पैरिटी नहीं चाहिए, आपको सोचने और निर्णय लेने की क्षमता में बढ़त चाहिए। चाणक्य एक बड़ा सिग्नल भी देता है। भारत की प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री अब सिर्फ हार्डवेयर सप्लाई नहीं कर रही, बल्कि डॉक्ट्रिन शेप भी कर रही है। इंडिजिनस स्वॉर्म फ्रेमवर्क डेवलप करके इंडिया फॉरेन एल्गोरिथम्स, एनस्क्रिप्टेड लिंक्स और ब्लैक बॉक्स ऑटोनॉमी सिस्टम पर डिपेंडेंस कम करता है। ये परफेक्टली अलाइन करता है आत्मनिर्भर भारत, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड और फ्यूचर मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को। सबसे अहम बात, ये भारत को उस बैटलफील्ड के लिए तैयार करता है जहां पहली कैजुअल्टी कम्युनिकेशन होता है और सर्वाइवल ऑटोनॉमी तय करती है। चाणक्य सैनिकों को बदलने की बात नहीं करता, ये उन्हें प्रोटेक्ट करने की बात करता है। चाणक्य भारत को सिर्फ ज़्यादा ड्रोन्स नहीं दे रहा, ये भारत को एक थिंकिंग स्वॉर्म देता है जो बॉर्डर्स पर नज़र रखता है, बैटल शेप करता है और चुपचाप रहकर तय करता है कि फ्यूचर की लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाएगी। भारत अपने डिफेंस बजट का लगभग 5.5% ही R&D यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करता है। वहीं अमेरिका और चीन अपने डिफेंस बजट का 10 से 15% R&D पर लगाते हैं। इतना ही नहीं, उनका कुल डिफेंस बजट भारत से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसलिए अगर हमें उनके बराबर पहुंचना है तो ये काफी चुनौतीपूर्ण होगा जब तक हम अपने डिफेंस R&D पर खर्च का प्रतिशत नहीं बढ़ाते। भारत की डिफेंस R&D की ज़मीनी हकीकत का आकलन। जब DRDO अपनी 68वां फाउंडेशन डे मना रहा है तो ये वक्त है भारत की डिफेंस R&D को एक ऑनेस्टली रियलिटी चेक देने का। और इस मुद्दे पर DRDO चीफ समीर वी कामत ने बिल्कुल साफ कहा, और वो भी सही। भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सपना तब तक नहीं देख सकता जब तक वो उस इंजन को अंडर फंड करता रहे जो ऑटोनॉमी पैदा करता है, यानी डिफेंस R&D। आंकड़ों की असली तस्वीर क्या है? नंबर्स खुद से बोलते हैं। आज भारत अपने डिफेंस बजट का सिर्फ 5.5 और 5.75% ही R&D पर खर्चा करता है, जो GDP का लगभग 0.65% है। इसके मुकाबले
अमेरिका और चीन अपने डिफेंस आउटले का 10 से 15% फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये गैप सिर्फ एकेडमिक नहीं है, ये बैटलफील्ड पर दिखता है, सेंसर्स में, इंजन्स में, सीकर्स में, ऑटोनॉमी में, साइबर रेजिलियंस में और स्पेस बेस्ड सिस्टम्स में। हथियार खरीदे जा सकते हैं लेकिन टेक्नोलॉजीज उत्पन्न की जाती हैं। भारत की राह में क्या बाधाएं हैं, तो ये भारत को पीछे क्यों रखता है? लो R&D स्पेंडिंग भारत को एक विशियस साइकिल में फंसा देती है। क्रिटिकल सब सिस्टम्स इंपोर्ट करना, ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजीज एक्सेप्ट करना, अपग्रेड्स और इंटीग्रेशन के लिए प्रीमियम्स देना, ये सीधे आत्मनिर्भरता को अंडरमाइन करता है। आप मेक इन इंडिया में वो चीज़ नहीं कर सकते जो अपने डिज़ाइन इन इंडिया में कर सकते हैं। ट्रू सेल्फ रिलायंस असेंबली लाइन से नहीं, लेबोरेटरी से शुरू होती है ये पूरी प्रक्रिया। अब प्लेटफॉर्म्स नहीं, क्षेत्र मायने रखते हैं। फ्यूचर वॉर्स सिर्फ टैंक्स या फाइटर से नहीं डिसाइड होंगी, वो डिसाइड होंगी AI ड्रिवन डिसीजन सिस्टम्स, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डोमिनेंस, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस और ऑटोनोमस अनमैन्ड स्वॉर्म से। ये डोमेन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैवी हैं, ऑफ द शेल्फ परचेजेस नहीं। अगर भारत आज अंडर इन्वेस्ट करेगा तो कल भारी कीमत चुकानी होगी, पैसे में, समय में और स्ट्रेटेजिक लीवरेज में। फोर्स मल्टीप्लायर, निजी क्षेत्र की ताकत। प्राइवेट सेक्टर ही फोर्स मल्टीप्लायर है। श्री कामत का दूसरा पॉइंट उतना ही क्रिटिकल है। इंडस्ट्री कोलैबोरेशन प्राइवेट सेक्टर ही लाता है। स्पीड, सॉफ्टवेयर टैलेंट, सिस्टम इंजीनियरिंग और रिस्क एपिटाइट। DRDO को सब कुछ खुद नहीं करना, उसे इकोसिस्टम आर्किटेक्चर खड़ा करना है, ब्रेक थ्रू रिसर्च फंड करने हैं और इंडस्ट्री को स्केल करने देना है। यही तरीका है जिससे ग्लोबल डिफेंस इन्वेस्टर्स काम करते हैं और भारत इससे अलग नहीं रह सकता। मेरे विचार का मूल संदेश यही है। बॉटम लाइन साफ है, डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक इंश्योरेंस है। अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ, चीन के खिलाफ या मल्टीपोलर वर्ल्ड में फ्रीडम ऑफ एक्शन चाहता है तो उसे इन्वेंट्री नहीं, आइडियाज़ के लिए अपफ्रंट भुगतान करना होगा। ज़्यादा खर्च करें, समझदारी से खर्च करें और अभी खर्च करें, क्योंकि अगर हमने नहीं किया तो अगली वॉर हमें कॉस्ट बता देगी। इसी के साथ डिफेंस डायनेमिक्स के इस हफ्ते के एपिसोड में बस इतना ही। आप अपनी राय सोशल मीडिया पर #DD with दानवीर के साथ जरूर साझा करें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए डिफेंस और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट और उनके एनालिसिस के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।